अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और आज हम बात करेंगे PK 8303 का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ उस हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान असलम और इस गुफ्तगू में हम बुनियादी तौर पे ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि जितना डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसकी बुनियाद पे हम स्टोरी क्या बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे यहाँ आम तौर पे जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है तो जो गलती है वो पायलट पे डाल दी जाती है और ये कहा जाता है कि पायलट ने मिस्टेक की होगी। अवामी हलकों की जानिब से भी ये बात बहुत ज्यादा कही जाती है और मीडिया की जानिब से जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें भी ये बात मेंशन की जाती है। ये बहुत सेंसिटिव इशू होता है। जाहिर है पायलट है, उसके साथ बाकी लोग हैं, उनकी फैमिलीज हैं और फिर इतना अफसोसनाक वाकया। तो इस हवाले से भी हम देखेंगे कि आज तक का जो डाटा है वो क्या कहता है। एयरबस 320 के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। उनकी टेक्निकल टीम एनालाइज करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है। उस हवाले से भी उस्मान असलम इसको चीजों को बड़ा अच्छा फॉलो करते हैं इस तरह के मामलात में। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, आपने वक्त दिया। जी शुक्रिया बिलाल भाई। बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया एक पेश आया है कि हमारी PIA की फ्लाइट PK 8303 फ्राइडे को क्रैश हुई। हमारी कंडोलेंसेस जो हैं वो तमाम मरहूम के फैमिलीज और के साथ हैं और बहुत ही ये अनफॉर्चुनेट बात है। हम आज की डिस्कशन में ये ट्राई करेंगे एनालाइज करने की कि क्या क्या हुआ या क्या क्या हमारे पास डेटा है और जो किस तरफ ये क्या क्या प्लॉजिबल चीजें इससे हो सकती हैं। हम किसी भी पॉइंट पे किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं जाएंगे और हम ये बड़ा क्लियर डिस्क्लेमर भी इसमें देते हैं कि वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स ऑन एविएशन इंडस्ट्री, हाउएवर वी आर एंथुसियास्ट। और क्या चीजें हैं जो एविडेंट हैं, क्या चीजें हैं जो कि इनकंक्लूसिव हैं और क्या चीजें हैं जो कि मीडिया या हमारी जो जनरल पब्लिक है वो इसे फील कर रही है कि ये कंक्लूजन्स हैं जो कि हमें फिलहाल अवॉइड करना चाहिए जब तक हमारे पास पूरी इसकी तहकीकाती रिपोर्ट आने तक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक हमारे पास कौन सा सॉलिड डाटा अवेलेबल है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मजीद आएंगी या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, इसके लिए हमारे पास जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी वो एक तो आपके पास ATC जो है उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग थी जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जिसे मीडिया ने भी प्रेजेंट किया। उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद आपके पास एक वेबसाइट है फ्लाइट रेडार 24 जहां पे तमाम एयरक्राफ्ट जो उड़ रहे होते हैं और जिनके पास कुछ स्टैंडर्ड नेविगेशन सिस्टम्स डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं उनका डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है। तो हमारे पास जो है फ्लाइट रेडार 24 का लास्ट मूवमेंट्स ऑफ दिस फ्लाइट का कुछ डेटा जो है वो भी अवेलेबल है जहां से आपको इस फ्लाइट की एल्टीट्यूड की इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिल रही है। और कुछ एयरक्राफ्ट अपनी जो है पोजीशन या वेलोसिटीज कुछ बाकी डिटेल्स भी देते हैं लेकिन हमारे पास आई एम नॉट श्योर कि वो है, गालबन नहीं है। और जो हम इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं या जो कि कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन होगी वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास आएगी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन है इसमें एक तो आपके पास ATC रिकॉर्डिंग, उसके बाद आपके पास ATC रिकॉर्डिंग के बाद आ जाते हैं फ्लाइट रेडार डेटा और तीसरी चीज है आपके पास विजुअल एविडेंस। विजुअल एविडेंस के अंदर आपके पास एक तो CCTV फुटेज है जिसमें फ्लाइट के लास्ट मोमेंट्स जिस पे फ्लाइट क्रैश होती नजर आ रही है, एक वो है। और कुछ वीडियोस या पिक्चर्स आपको उस रनवे की भी मिलती हैं जहां पे फर्स्ट लैंडिंग अटेम्प्ट की गई और प्रिज्यूमेबली इंजन्स जो हैं वो रनवे के साथ स्क्रैप होती। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है और इससे इन्फर आप कर सकते हैं कुछ हद तक कि आपकी फ्लाइट का पाथ क्या था और कुछ हम ये देख सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। हम रीजंस जो है वो
100% जो है वो फॉर श्योर नहीं कह सकते कि उनकी क्या थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, ये इवेंट्स जो हैं, टेक्निकल इवेंट्स ये हुए जो कि लीड कर रहे थे टुवर्ड्स दिस क्रैश। अच्छा, आपने वो गुफ्तगू सुनी है, एटीसी की जो कन्वर्सेशन है पायलट के साथ, वो आपने सुनी है, तो अगर हम उसको एनालाइज करें स्टार्ट से लेके एंड तक, तो कैसे आप देखते हैं उसमें क्या क्या हुआ है? उसको जरा आसान अल्फाज में हमारे व्यूअर्स के लिए आप बता दें। इसमें दो चीजें हैं कि पहली चीज तो ये हुई कि मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स आई कि जी फ्लाइट जो है बेली लैंडिंग अटेम्प्ट कर रही थी और फर्स्ट अटेम्प्ट जो है फेल हुई, सेकंड अटेम्प्ट जो है उसमें फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई। ये मीडिया के ऊपर फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ रही थी कि लैंडिंग गियर जो था वो फॉल्टी था और फर्स्ट बेली लैंडिंग ट्राई की गई, इसके बाद सेकंड की गई। लेकिन जब अब एटीसी की इंफॉर्मेशन या जो कन्वर्सेशन आई है उसे देखते हैं तो उसमें फर्स्ट बेली लैंडिंग का एज सच क्लियर कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया था। एटलीस्ट जो मैंने सुनी या जो हमारे पास पब्लिक डोमेन में इस टाइम है, उसमें फर्स्ट बेली लैंडिंग की अटेम्प्ट जो है एटीसी वाज नॉट वेरी श्योर कि ये होनी है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अगर हम अनफोल्ड करते हैं तो स्टार्ट में सबसे पहली चीज ये हुई कि टावर ने इनको फ्लाइट को इनके एल्टीट्यूड और हाउ मेनी माइल्स दे आर आउट ऑफ द टचडाउन ये बताया, जो कि एटीसी के मुताबिक उसको शक था कि ये काफी हाई है। उस पे पायलट्स ने जो उस पे रिस्पॉन्ड किया, उसने कहा कि आई एम एस्टैब्लिश्ड ऑन ILS, तो हम जो है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पे एस्टैब्लिश्ड है। हमारे पास बेसिकली जो ILS है वो बताता है कि क्या आप लेटरली और क्या आप वर्टिकली इस पोजीशन में हैं कि आप एक गुड लैंडिंग के लिए आ जाएं या नहीं। तो वहां पे ये महसूस होता है कि जो पायलट्स हैं उन्होंने कहा कि हम ILS पे एस्टैब्लिश्ड हैं। हाउएवर जो ट्रैफिक कंट्रोलर है उसको इनकी हाइट ज्यादा लगी। एक्यूरेट डाटा किसके पास होता है, एटीसी के पास होता है या पायलट के पास होता है? इसमें अब एटीसी के पास जो इंफॉर्मेशन वो थ्रू रेडार आ रही होती है, प्राइमरी रेडार से उनके पास उनका एल्टीट्यूड आ रहा है। ऑन द अदर हैंड इसमें आपके पास फ्लाइट का जो डेटा है वो मल्टीपल सिस्टम से आ रहा होता है, तो आइडियली ये दोनों वेरी क्लोज होने चाहिए, ये गलत नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे कहीं पे आपस में इस इंफॉर्मेशन को निगेट नहीं किया गया। पायलट ने ये नहीं कहा कि हम हाई नहीं है, पायलट ने ये कहा कि हम ILS पे एस्टैब्लिश्ड है, मतलब हम करीब करीब है, हम पहुंच जाएंगे। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस का इजहार किया। तो मोस्ट प्रोबेबली दोनों के पास ये इंफॉर्मेशन सेम थी, लेकिन जो उसमें फीलिंग थी उसमें टावर के पास ये फीलिंग है, क्योंकि टावर ने उसको कहा उसके बाद कि टर्न और फ्लाई हेडिंग 180। बेसिकली टावर वाज ट्राइंग टू इंस्ट्रक्ट और उसको ये लगा कि ये बहुत हाई है, ये मिस्ड अप्रोच होगी, ये गो अराउंड होगा। ठीक है, उन्होंने उनको एक वेक्टर ऐसा दिया कि ये घूम के गो अराउंड करके वापस दोबारा अपने आप को ILS पे एस्टैब्लिश कर लें। एक चीज सिर्फ यहाँ पे, ये जो हाइट वाली बात है, ये फर्स्ट टचडाउन से पहले है या उसके बाद है? ये सारी बात जो है अभी ये फर्स्ट टचडाउन से पहले की बात है। ठीक है, अभी फर्स्ट टचडाउन से पहले की बात हो रही है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो फर्स्ट डे हमें मीडिया ने नहीं प्रोवाइड की थी। मीडिया ने जो हमें फर्स्ट डे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो ये थी कि जी बेली लैंडिंग अटेम्प्ट थी, उसके बाद टावर की कुछ कम्युनिकेशन है कि फ्लाइट इन डिस्ट्रेस जा रही है और उनसे एल्टीट्यूड मेंटेन नहीं हो रहा, और ये वन इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसपे फर्स्ट अटेम्प्ट में पायलट्स ने इनिशियल कांटेक्ट किया और टावर ने उन्हें जो है गो अराउंड के लिए कोई वेक्टर दिया। लेकिन इस पे जब पायलट ने गो अराउंड का वेक्टर 180 का दिया तो पायलट्स ने कहा वी आर एस्टैब्लिश्ड ऑन ILS। उन्होंने अपने फुल कॉन्फिडेंस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वी आर नाउ 3000, मतलब उन्होंने कहा वी आर मूविंग ऑफ फ्रॉम 3500 फीट। बेसिकली जहां पे वो 3500 फीट पे थे उनको तकरीबन 1500 से 1600 फीट तक होना चाहिए था। ठीक है, बट वी हाई। कोई ये बहुत अनहोनी बात नहीं है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, बट जैसे जैसे आपका प्लेन प्रोग्रेस करता है तो आप अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। तो
दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम जो है इसको अपने आप को विद इन टच डाउन रेंज से ले आएंगे और हम कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ तक जो फर्स्ट लैंडिंग अटेम्प्ट है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई वैली लैंडिंग की या लैंडिंग गियर मैल फंक्शन की इंफॉर्मेशन एटीसी के पास नहीं है, ये हम इन्फर कर सकते हैं जो एटीसी कन्वर्सेशन शेयर की गई हमारे साथ वीडियोस में या ऑडियोज में। तो एटीसी डिड नॉट न्यू कि फर्स्ट लैंडिंग में कोई लैंडिंग गियर इशू है या बेली लैंडिंग होगी। अभी तक ये एक रूटीन लैंडिंग है। इसमें भी अगर आपके पास हाइट ज्यादा हो और आपको अगर हाइट ज्यादा पे आप अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको अपनी वर्टिकल स्पीड जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको बहुत जल्दी डिसेंड करना पड़ेगा, विच मीन्स कि आप बेसिकली बहुत ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहे हैं और वो किसी और फॉर्म में जाएगी। उसके लिए या तो आपकी जो एयर स्पीड है वो इंक्रीज कर देगी या वो किसी और फॉर्म में जो है एनर्जी आपको डिसिपेट करनी पड़ेगी। मोस्ट लाइकली ये होता है कि आपकी एयर स्पीड इंक्रीज कर जाती है और आप रनवे पे जहां आपको टच करना था उसकी बजाय उससे काफी आगे जाके आप टच डाउन करेंगे। तो इसकी इम्प्लीकेशन ये है। समटाइम्स आप एयर ब्रेक्स वगैरह के साथ इसको मैनेज कर लेते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आप लैंडिंग गियर डाउन करते हैं, फ्लैप्स डाउन करते हैं, तो ये सारा कुछ जो है एक ब्रेकिंग इफेक्ट ला रहा होता है। ठीक। तो ये मल्टीपल ब्रेकिंग इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि आपकी वेलोसिटी को या स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आपकी वेलोसिटी, अगर आपकी हाइट जो है 5 माइल्स पे ज्यादा है, तो जब आप लैंड करेंगे तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, एयर स्पीड ज्यादा होगी। इम्प्लीकेशन वही है कि आप रनवे पे जाके जहां आपका आइडियल टच डाउन स्पॉट है वो आप मिस कर देंगे, उससे आगे जाके आपका टच डाउन होगा। अगर आपकी यही हाइट लो हो तो आप रनवे पे से पहले यू विल टच डाउन शॉर्ट ऑफ रनवे, आप रनवे से पहले ही जमीन के ऊपर लैंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें ये वेलोसिटी जो होती है आपकी एयर स्पीड्स का बहुत ज्यादा ध्यान करना पड़ता है। एक सर्टन जो मिनिमम्स होते हैं वहां पे आपको अपनी जो सेट एयर स्पीड है उस पे गुजरना है या उससे कोई 20 नॉट्स ऊपर तक आप गुजर सकते हैं। अगर ये आपकी चीज एस्टेब्लिश नहीं है तो आइडियली यू शुड गो अराउंड एंड कम अगेन, क्योंकि देयर इज अ चांस कि या तो अगर आप हाई हैं अगर तो आपका प्लेन रनवे पे स्टॉप नहीं कर पाएगा, अगर आप लो है तो यू विल बी फॉलिंग ऑन बिलो द रनवे, बिफोर द रनवे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक हो गया, आपकी हाइट ऊपर है लेकिन पायलट बहुत कॉन्फिडेंट है, उस कन्वर्सेशन में भी हमने देखा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एटीसी ने, जब पायलट ने कहा कि सर वी आर एस्टैब्लिश्ड ऑन आईएलएस एंड उन्होंने मतलब एश्योरिटी दिलाई एटीसी, तो एटीसी ने नेक्स्ट उसकी कॉल में कहा ओके क्लियर टू लैंड, आप आ जाए जी, कोई मसला नहीं है। तो एटीसी की ये कॉल थी। एटीसी चाहता तो गो अराउंड दे सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि एसओपीज में क्या है। एसओपीज में एटीसी ये कॉल शायद इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि पायलट फ्लाइंग नोज वेरी वेल कि ही कैन डू इट और नॉट, उसकी कॉल है, उनको पता है उनका एयरप्लेन किस कॉन्फ़िगरेशन में इस टाइम है। तो एटीसी पे डालना कि जी एटीसी ने क्यों नहीं गो अराउंड किया, आई एम नॉट श्योर कि ये एसओपीज में किस तरह। मोस्ट प्रोबेबली एसओपीज में ये फाइनल अख्तियार पायलट के पास, ये पायलट डिसीजन होगा। ठीक है, ठीक। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपको कॉल सुनाई देती है, इसी बात का पायलट ने रिस्पॉन्ड किया, जिसमें एटीसी ने कहा क्लियर टू लैंड। इसका उन्होंने रिस्पॉन्ड किया रॉजर PK 830, जो उन्होंने रॉजर के साथ अपना कॉल साइन दिया। इसके अंदर आपको एयरक्राफ्ट के अंदर एक बीप सुनाई दे रही है, पीप 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 जो है वो आपको फील होती है। तो ये जो बीप साउंड है ये बहुत ही इस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रिटिकल है। ठीक है, इसलिए क्रिटिकल है कि ये बीप साइन इधर मास्टर कॉशन की आ रही है A320 से, या आपका लैंडिंग गियर की डिप्लॉयमेंट फेलियर पे आ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लैंडिंग गियर की डिप्लॉयमेंट फेलियर की हो सकती है, बट स्टिल ये सारी चीजें कंफर्म आप उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक आपके पास FDR डेटा नहीं है,
आपके पास कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वेरी की इंडिकेशन टू सर्च के आप हाई थे, उसके बाद आप आ रहे हैं और आपके पास एक मास्टर कॉशन है। तो मास्टर कॉशन या ये जो आपके पास इंडिकेशन आ रही है अभी लैंडिंग गियर डिप्लॉयमेंट फेलियर, ये नहीं होना चाहिए। इसमें एक चीज आप इन्फर कर सकते हैं, ये भी एक वाइल्ड गेस है, ये जब तक एविडेंस ना हो तो हम इस पे कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते। गेस ये है कि जब आप हाइट पे थे, मे बी देयर इज अ चांस कि आपकी एयर स्पीड ज्यादा हो और आपका लैंडिंग गियर जो अब आपने उससे डिप्लॉय किया, तो लैंडिंग गियर का जो कंट्रोल लॉजिक है A320 का, वो कहता है कि अगर आप 260 नॉट से ऊपर हैं तो लैंडिंग गियर का हाइड्रोलिक वाल्व विल नॉट रिलीज, तो आप लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं होगा। तो देयर कुड बी अ चांस कि आप बहुत ऊपर थे, आपने बहुत जल्दी अपना एल्टीट्यूड लूज किया, जिसके रिजल्ट में आपकी एयर स्पीड इंक्रीज होगी और आपका लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं होगा। लेकिन इसको रीसेट किया जा सकता है, आप दोबारा लैंडिंग गियर लीवर जो है उसे ऑफ ऑन कर सकते हैं, इट कैन बी रीडन। लेकिन ये भी वही बात है कि विदाउट एनी एविडेंस ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन हुआ क्या जब तक डेटा नहीं है, वी डोंट नो। बट इट्स वन ऑफ द की थिंग टू नोट एंड इन्वेस्टिगेट कि ये जो आपके पास मास्टर कॉशन साउंड होगा, ये हम लैंडिंग गियर की तरफ इसलिए फोकस कर रहे हैं, या हमारा दिमाग इसलिए जाता है कि जब रनवे पे आपके इंजन स्क्रैप हो रहे हैं तो आपका लैंडिंग गियर डिप्लॉयड नहीं था। तो अगेन मतलब देयर कुड बी अ लॉट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और सीक्वेंस ऑफ टेक्निकल इश्यूज जो ये कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए ये किया कि मे बी देयर इज अ चांस कि जो बीप है दैट इज टेलिंग पायलट्स कि यू डू नॉट हैव 3 ग्रीन, आपका एक आध लैंडिंग गियर या सारे इस टाइम लॉक नहीं है। ये आप बीप के साथ लैंड कर रहे हैं, इसकी मैनेजमेंट में इसको मास्टर कॉशन को पायलट ऑफ भी कर सकते हैं, इस चीज को आप ऑफ कर सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। बट आइडियली ये आपको करना नहीं चाहिए कि आपकी इतनी स्टेबल अप्रोच नहीं है और आपके पास कॉशन साइंस आ रहे हैं और हमारे मीडिया में और कई जगहों पे ये स्पेकुलेशन आ रही थी जी कि वो लैंडिंग गियर फर्स्ट अटेम्प्ट में लैंडिंग गियर ही नहीं खुला हुआ, वो मे बी कोई भूल गया लैंडिंग गियर को डिप्लॉय करना या समथिंग लाइक दैट। तो तमाम अहबाब को यही मतलब मैसेज है कि हम कभी कोई चीज विदाउट डेटा नहीं कंक्लूड कर सकते और किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते तब तक हमारे पास FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर डेटा नहीं आ जाता, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। मतलब ये चीजें इस तरह नहीं है कि बस एक बंदे ने एक स्विच था, वो स्विच जो है वो मिस हो गया तो आप एंड अप होंगे सो मैनी फेटलिटीज के साथ। अगर ये इतना सिंपल होता तो आपकी एविएशन जो है वो सेफ ना होती। एविएशन इज वन ऑफ द वेरी वेरी सेफ वे ऑफ ट्रेवल। तो बेसिकली आपके पास 2 पायलट्स हैं, एक कैप्टन है, एक फर्स्ट ऑफिसर है, उनमें से एक पायलट फ्लाइंग है, उसे PF कहते हैं, एक पायलट मॉनिटरिंग है। जो बंदा फ्लाई कर रहा है वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है और एक्शंस कर रहा है, उसके पास सारा रिकॉर्ड है और डिसीजंस कर रहा है, ठीक है। और जो पायलट मॉनिटरिंग है वो चेकलिस्ट भी फॉलो कर रहा है कि क्या मेरा पायलट फ्लाइंग सारा कुछ ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जो लोग कहते हैं कि वो जी पायलट से कोई स्विच मिस हो गया हो, तो देखें एक पायलट नहीं 2 पायलट, चेकलिस्ट है। और चेकलिस्ट के बाद ये जो प्लेन है इसके अंदर फॉर इंस्टेंस लैंडिंग गियर की बात कर लें तो एयरक्राफ्ट A320 में एक तो ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं। अगर लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं है तो आपको ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी जो वार्निंग सिस्टम है वो वार्न करेगा और वो कहेगा पुल अप टेरेन, क्या आगे जमीन है या नीचे जमीन है, वहां आप ऊपर चले जाएं, क्योंकि प्लेन को लगेगा कि आप लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं हैं। अगर ये नहीं हुआ तो आपके पास लेट से आपने जी लैंडिंग गियर डिप्लॉय कर दिया और लैंडिंग गियर फुल्ली डिप्लॉयड नहीं था, तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर इंडिकेट हो रहा है कि वो ग्रीन नहीं है, लॉक नहीं है।
उसके साथ साथ आपके पास मास्टर कॉशन आ रही है, तो मास्टर कॉशन को बंद करने से पहले आप देखेंगे कि क्यों आ रही है, एमी तो उसे डिसेबल नहीं कर देंगे। सो मैनी मल्टीपल चेक्स है कि आप ये नहीं कह सकते जी ये पायलट कोई स्विच भूल गया था या इस तरह की बात। इसका पायलट के डिसीजन होंगे या जो भी इस तरह की चीजें होंगी वो बहुत सारे उनके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर रही होंगी जो कि उनसे डिसीजन करवा रही होगी या एक्शन करवा रही होगी। ठीक। जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसका आपने लैंड किया, आपने पहली अटेम्प्ट की लैंड करने की, तो जो इंजन के साथ जो हमें नजर आते हैं, जो निशान नजर आते हैं, वो उस पहली लैंडिंग के दौरान हुए। जी, इस पे यही है कि जो फर्स्ट लैंडिंग अटेम्प्ट हुई उसमें ये बिल्कुल क्लियर एविडेंट है कि आपकी बेली लैंडिंग की अटेम्प्ट थी या नहीं थी, लेकिन आपका लैंडिंग गियर टच नहीं हो रहा था, आपके इंजन टच हो रहे थे। ठीक है। अब इसमें कई सिनारियोज हो सकते हैं कि आपके पास 3 लैंडिंग गियर हैं, एक फ्रंट पे और एक 2 रेयर हैं। अगर आपके मेन लैंडिंग गियर जो रेयर होते हैं, हो सकता है वो या सारे ही लैंडिंग गियर डिप्लॉयड ना हो, तो आपके सबसे पहले जो नीचे जमीन पे टच होगी वो चीज इंजन काउलिंग जो है वो टच होगी और वो स्क्रैप होगी। दूसरी चीज जिसपे विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ इंजन से पता लग सकता है कि अगर आपका फ्रंट लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं था और सिर्फ रियर थे, तो देयर माइट बी अ चांस कि आपके जो इंजन्स हैं वो खाली फ्रंट एंड से स्क्रैप कर रहे हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट उस पे ओपिनियन चाहिए उसको देखने के लिए। For an initial point of view, it looks like कि आपका मेन लैंडिंग गियर लॉक या डिप्लॉयड नहीं। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज और जो है वो देखने वाली है कि जो फर्स्ट आपको लैंडिंग के या टच डाउन मार्क्स मिलते हैं, टच डाउन बेसिकली व्हील्स पे तो नहीं है, वो इंजन पे है, वो आपको रनवे में टच डाउन लोकेशन पे नहीं मिलता, वो रनवे से काफी टच डाउन पॉइंट से काफी आगे है, तो वो ऑलमोस्ट मिड ऑफ द रनवे पे जाके आपने फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट को जमीन पे टच किया। तो लेफ्ट इंजन आपका फर्स्ट टाइम टच हो रहा है अराउंड 4500 फीट डाउन द रनवे। उसके बाद फिर सेकंड टाइम आपके दोनों इंजन जा रहे हैं, जमीन को स्क्रैप कर रहे हैं, फिर एक थर्ड टाइम इंजन जो है वो स्क्रैप करते हैं। और इस सारे सिनारियो के दौरान आप स्टिल यूर फ्लाइंग, और उसके बाद आप प्लेन को ऊपर लेके जाते हैं दोबारा टू गो अराउंड। अब इसमें गो अराउंड कॉल कब हुई, इस सारे सिनारियो, इस सारे टचडाउन से पहले हुई या इसके बाद हुई, ये भी एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पायलट्स ने कब कॉल की और कब एक्शन किया। जरूरी नहीं है कि वो एक्शन करने से पहले कॉल करते, दे हैव अ प्रॉब्लम तो उसको भी करके वो मैनेज करके भी गो अराउंड की कॉल कर सकते थे। बट जनरली जब आप गो अराउंड की कॉल करते हैं तो ये बहुत पहले और बहुत हाइट से आप कर सकते हैं। आप 1000 फीट पे जाके आपको काफी क्लियर हो जाता है कि अब मैं एस्टैब्लिश हूँ, वेलोसिटी ठीक है, मेरे पास चेकलिस्ट, लैंडिंग चेकलिस्ट कंप्लीट है, मेरा कैबिन सिक्योर है, हर चीज है, तो आप लैंड करते हैं। वरना आप यू विल गो फॉर अ गो अराउंड, आप दोबारा आएंगे, आप टच डाउन जमीन पे करेंगे ही नहीं। यू स्टिल हैव अ चांस अराउंड मिनिमम्स जो कि 500 फीट के आसपास है, तो आपके पास काफी ये स्पेस होती है डिसाइड करने के लिए। लेट्स अज्यूम कि कोई लैंडिंग गियर फेल हो गया, डिप्लॉय नहीं हुआ, तो आपके पास काफी स्पेस होती है डिसाइड करने के लिए कि ठीक है कोई बात नहीं, फेल हो गया तो हम दोबारा गो अराउंड करते हैं। अच्छा, जो इनिशियल रिपोर्ट थी कि जी देयर इज अ टेक्निकल फॉल्ट इन लैंडिंग गियर जिसकी वजह से बेली लैंडिंग की गई, इसका एविडेंस नहीं, वेरी क्लियर एविडेंस नहीं है कि ये बेली लैंडिंग जो है ये अटेम्प्टेड बेली लैंडिंग है। उसकी वजह, अगर आपने अटेम्प्टेड बेली लैंडिंग करनी थी तो ये चीजें, क्योंकि रिस्क आ जाता है बेली लैंडिंग में, तो आप एटीसी को बड़ा क्लियर बताते हैं कि मेरे पास सोल ऑन बोर्ड इतने हैं, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास इतना फ्यूल है, तो मुझे इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए होंगी, मे बी अ चांस। ये हम बेली लैंडिंग की बात कर रहे हैं कि अगर अटेम्प्टेड बेली लैंडिंग प्रॉपर हो, देन यू शुड बी वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। आप अपनी लैंडिंग के लिए बहुत अच्छी प्रोफाइल बना के आएंगे, वरना आपको पता है कि मैं तो एस्टैब्लिश नहीं हूं, तो मैं क्यों बेली लैंडिंग करूं, और इट विल बी वेरी डेंजरस।
फिर ये है कि यू विल मेक श्योर कि आप कोई एक्सेस फ्यूल जो है वो डंप करें या बर्न करें, आपका फ्यूल जो है एयरक्राफ्ट वो लाइट हो, आपका एयरक्राफ्ट जो है प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड हो। उसके बाद आप अपने कैबिन के साथ ये कम्युनिकेट करें कि हम इस इमरजेंसी में हैं और इस वजह से हम डिलेड हैं या इस वजह से हम इस पोजीशन में जा सकते हैं, आप इमरजेंसी के लिए भी प्रिपेयर हो। तो उसमें कैबिन मैनेजमेंट भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती। इसलिए मेरा जाती ये मानना है कि ये अटेम्प्टेड बेली लैंडिंग नहीं थी, जो कि प्रॉपर मतलब आपने डायग्नोज की हो कि हाँ जी मेरा लैंडिंग गियर खराब है तो मैं बेली लैंडिंग अटेम्प्ट करूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट टचडाउन में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास जो दो लोग अलाइव हैं वहां से भी ये इसका एविडेंस उनसे भी पूछा जा सकता है कि क्या ऐसी कोई बात हुई। वहां से आपको कोई ऐसी चीज अभी तक तो सामने नहीं आई, बाद में देखें, लेकिन अभी ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि ये कोई प्रॉपर अटेम्प्टेड बेली लैंडिंग। तो फर्स्ट थिंग इज कि ये देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी जिसकी वजह से आपके इंजन्स जो हैं वो स्क्रैप हो। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पहली अटेम्प्ट की, जो मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है कि शायद हमने बेली लैंडिंग की, लेकिन एयरपोर्ट पे या बाकी जगहों पे हम रेडी नहीं थे बेली लैंडिंग के लिए, या हमने उसके लिए प्रिपरेशन नहीं की थी। वो देखिए, आपको एटीसी जो हमारे पास एटीसी डेटा है वहां पे भी शो नहीं हो रहा, और पायलट्स या कॉन्फ़िगरेशन से भी कहीं वो महसूस नहीं हो रहा कि वो डिसाइडेड या डिसाइसिव बेली लैंडिंग। वो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ I would say कि we got a touchdown, we got an emergency touchdown, जो कि maybe some sort of circumstances ऐसे हुए जो beyond the controls थे। ठीक है, अब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पहला टचडाउन है इसमें दोनों इंजन्स फेल हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये कितना प्रोबेबल है, ये कितना मुमकिन है कि दोनों इंजन्स आपके एट अ टाइम फेल हो जाए। रेयरली होता है, हो सकता है, ये बहुत ही रेयर चांस है, बट ये पॉसिबल है। ये दोनों इंजन्स बहुत ही कम चीजों से आपस में कनेक्टेड होते हैं। फॉर इंस्टेंस, इनको एक तो सेम फ्यूल जा रहा है, ये यहाँ से कनेक्शन है, दूसरा सेम पायलट चला रहा है, यहाँ से कनेक्शन है। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा इन दोनों में रिलायबिलिटी की वजह से इनको इंडिपेंडेंट रखा जाता है। डिफरेंट हाइड्रोलिक सिस्टम्स को ये रन कर रहे होते हैं। तो ड्यूअल इंजन फेलियर होना इन एयर बहुत रेयर है, लेकिन अनहोनी बात नहीं है। एक दफा ये एक न्यूयॉर्क में फ्लाइट थी जो हडसन रिवर पे क्रैश हुई थी, जिसपे मूवी बनी, सली के नाम से मूवी है, कैप्टन ज़ेलनबर्गर की जो है, उसकी लोगों ने उसको फिर कहा जी कि ये कोई वैसा सीन हुआ। उसमें ये हुआ था कि बर्ड का पूरा फ्लॉक जो है वो उस प्लेन के आगे आ गया ड्यूरिंग टेक ऑफ, और उनकी हाइट खैर इस प्लेन से ज्यादा थी, और उनके पास हडसन रिवर जो था वो बिल्कुल पास था। उसमें ये हुआ था कि दोनों इंजन के अंदर बहुत सारे बर्ड्स चले गए थे एक ही टाइम पे, जिस वजह से बोथ इंजन जो है वो फेल हुए। एयरक्राफ्ट के बोथ इंजन फेलियर का हमारे पास एक सिग्निफिकेंट एविडेंस है। एक हमारे पास पिक्चर आती है जिसके अंदर नजर आ रहा है कि दोनों इंजन जो है वो नीचे से स्क्रैप हैं, और उनकी जो स्क्रैपिंग मार्क्स हैं वो बैकवर्ड्स हैं, मतलब वो आगे जाता हुआ प्लेन स्क्रैप हुआ। दूसरा, वो स्क्रैपिंग जो है वो अगर आप देखें बहुत फ्रंट से नहीं है, तो देयर इज अ चांस कि मेन लैंडिंग गियर नहीं था, इस वजह से आपकी वो रियर साइडेड स्क्रैप। तीसरी बात ये है कि उसी पिक्चर में आपको रैम या रैम या टर्बाइन जिसे कहते हैं वो डिप्लॉय नजर आ रही है। वो एक वेरी स्मॉल टर्बाइन है, वो एयरबस के अंदर एक ऑटोमेटेड सिस्टम से डिप्लॉय हो जाती है। अगर आपकी स्पीड जो है 100 नॉट से ऊपर है और आपके दोनों इंजन की एसी बस अगर फेल हो जाए, बेसिकली दोनों इंजन के जनरेटर बंद हो जाए, तो वो डिप्लॉय हो जाती है। उससे एयरक्राफ्ट को बड़ी मिनिमम सी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पावर फराहम की जा सकती है टू रन दिस एयरक्राफ्ट, टू मेंटेन द मिनिमम इक्विपमेंट।
तो ये जो A320 है ये काफी सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है। ये फ्लाई बाय वायर कॉन्सेप्ट से इसको डेवलप किया गया था, और कॉन्सेप्ट का मकसद ये था टू मेक पायलट्स लाइफ इजी एंड मेक द एयरक्राफ्ट मोर सेफ। फ्लाई बाय वायर में ये होता है कि पायलट्स एक कंप्यूटर को चलाते हैं, वो कंप्यूटर आगे तमाम सिस्टम्स को चलाते हैं। तो अगर पायलट्स मिस्टेक करते हैं तो जो कंप्यूटर है वो आपको कुछ वार्निंग्स इशू करता है, या फ्लाइट एनवेलप में पायलट्स को रखने की कोशिश करता है कि जिससे फ्लाइट जो है वो मेंटेन रहे और आप मोर सेफली ऑपरेट कर सकें। तो दैट इज वाई ये जो रैट है, रैम एयर टरबाइन, ये बहुत जरूरी है इस एयरक्राफ्ट को रन करने के लिए। और ये डिप्लॉय तब होती है जब ड्यूल इंजन फेलियर आपको नजर आ रहा हो। तो ये चीज एविडेंट है कि he lost both his engines। ये आपको ATC की कॉल में भी नजर आता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखते हैं अगर हम, तो लास्ट जो कॉल हुई वो रॉजर PK-8303 की उन्होंने बताई, फर्स्ट टचडाउन से पहले की बात है। उसके बाद एयरक्राफ्ट ने गो अराउंड की कॉल दी, वो कब दी, किस टाइम दी, उसके इवेंट्स कैसे टाइम हुए, वी आर नॉट श्योर। उसके बाद उनको 3000 गालबन ATC ने कहा कि 3000 मेंटेन करें, और वो 3000 मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो आपको जो पायलट हैं उनकी कन्वर्सेशन से नजर आ जाएगा, वी आर एट 2000, गिव मी 2000, मतलब ही इज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन 3000, व्हिच इज क्लियर एविडेंस कि ही इज लॉस्ट ऑफ पावर। और अगर पावर नहीं है तो आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या एयर स्पीड आपकी रिड्यूस होती जाएगी अगर आप एल्टीट्यूड गेन करें। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब गो अराउंड के लिए गए हैं, इस दौरान कुछ मिसिंग है डाटा। डेटा मैं ये नहीं कहूँगा मिसिंग है, उसमें ILS की उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है, और ATC ने उनको एक टर्न लेफ्ट और हेडिंग 110 मेरा ख्याल बता दी कि अब आप यूं टर्न कर लें। तो यहाँ तक ATC के लिए या पायलट्स के लिए गो अराउंड में कोई नई चीज या इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये गो अराउंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप हजारों वजूहात की वजह से गो अराउंड कर सकते हैं। मे बी आप कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हों जिस वजह से आप करना चाहें, तो इट इज वेरी सेफ थिंग टू डू, और कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती गो अराउंड पे। लेकिन ATC गालबन देख चुका था बिकॉज ऑफ देयर विजुअली, वो शायद देख चुके थे कि ये बेली इनकी जो है वो एयरक्राफ्ट की रनवे के साथ स्क्रैप हुई है, तो दे माइट बी हैविंग एन आइडिया कि एयरक्राफ्ट इज इन ट्रबल। और वैसे भी उन्होंने गो अराउंड की जो है जब कॉल दे दी, तो जब ये चीजें चल रही थी, इसी दौरान ATC ने पूछा है सेकंड लैंडिंग अटेम्प्ट में, जब ऑब्जर्व हो गया कि प्लेन ट्रबल में, तो ATC ने पूछा आर यू गोइंग फॉर बेली लैंडिंग। उनको मतलब ये था कि ATC वाज थिंकिंग कि फर्स्ट भी बेली लैंडिंग हुई है, सेकंड भी शायद बेली लैंडिंग हो, तो पायलट्स ने कम्युनिकेट बेली लैंडिंग नहीं की हुई इसमें ATC ने ही इंक्वायर किया। अच्छा, another questionable thing is कि फर्स्ट वीडियो में या पहली जगह पे हमें लैंडिंग गियर डिप्लॉय नजर नहीं आए, लेकिन जो क्रैश वाली वीडियो है वहाँ लैंडिंग गियर जो मेन है एटलीस्ट वो एक्सटेंडेड नजर आ रहा है। लॉक था या नहीं था, इट्स अनदर स्टोरी, लेकिन वो नजर आ रहा है कि फिजिकली एक्सटेंडेड लग रहा है। फ्रंट के बारे में कुछ उस वीडियो से नहीं कहा जा सकता। ठीक है। और जब ATC ने उसको गो अराउंड में इंस्ट्रक्शंस दी और एक स्टेज पे वो उसको बताता है कि मैं हाइट मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसके बाद अगेन प्रोबेबली ATC का प्लान ये था कि पूरा राउंड कंप्लीट करके आए, लेकिन पायलट ने ये डिसाइड किया कि हमें डायरेक्ट अप्रोच करनी है। बिल्कुल, बेसिकली जो इनिशियल ILS वेक्टर 110 से यही लग रहा था कि पायलट्स जो हैं वो दोबारा ILS अप्रोच में जाएंगे और एक प्रॉपर टर्न काट के वापस आएंगे। लेकिन जब पायलट्स को शायद महसूस हो गया हुआ था राइट आफ्टर गो अराउंड दे वर लूजिंग थ्रस्ट कि इनके पास थ्रस्ट नहीं है और हाइट भी नहीं है,
तो अगर हाइट नहीं है, थ्रस्ट नहीं है, तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू गो ऑन द ग्राउंड वेरी फास्ट एंड वेरी क्विक। दैट इज व्हाई उन्होंने ILS को कहा कि वी विल गो एंड वी विल ट्राई डायरेक्ट। तो शायद वो विजुअल अप्रोच के साथ डायरेक्ट अप्रोच करना चाह रहे थे, जो कि वुड बी अ राइट थिंग टू डू इन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, और ये वो स्टेज है जहां पे मे डे डिक्लेयर हो गया था। उसके बाद इसके थोड़ी देर बाद मेडे की जो है आपको कॉल मिली। प्लेन वॉज स्ट्रगलिंग राइट आफ्टर गो अराउंड, आपको सुनाई दे रहा है, मतलब लेकिन उससे पहले पायलट्स की कम्युनिकेशन से कोई स्ट्रगल मेजर नहीं नजर आ रही। ऑब्जर्वेबल ये है कि देयर वाज अ मास्टर कॉशन और अ लैंडिंग गियर मैल फंक्शन। उससे पहले आपको वो हाइट वाली बात जो है कि दे वर मच हायर देन दे शुड हैव। I don't know it's a good thing or not, लेकिन पायलट्स बहुत आखिर तक कॉन्फिडेंट थे, बड़े कंपोज्ड थे। जी बिल्कुल। तो इसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि 2 पायलट्स हैं, चेकलिस्ट उनके पास है, SOPs वो फॉलो कर रहे हैं। ये मतलब टोटली इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन डिसीजन। ये जो गो अराउंड की कॉल देना या हाउ फ्रीक्वेंट और व्हाट सॉर्ट ऑफ डेंजर पे ये चीजें जानी, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। सर्टेन गाइडलाइंस तो है ही हैं फ्रॉम एयरबस या, लेकिन मेन चीजें हैं कि आपकी एयरलाइन ने आपकी ट्रेनिंग में क्या आपको बताया हुआ है, एयरलाइन ने आपको जो SOPs दी हैं, जो चेकलिस्ट दी है, वो आपको क्या बता रही है, फिर आपका जो है रिवाज क्या चल रहा है। समटाइम्स गो अराउंड में ये चीज बड़ी ट्रिकी हो जाती है कि जब आप गो अराउंड करते हैं तो इट इज नॉट वेरी डिजायरेबल थिंग टू डू फ्रॉम अ पायलट्स पर्सपेक्टिव। वो इसलिए कि अगर आपने गो अराउंड किया तो इसका मतलब ये है कि आप दोबारा जो है काइंड ऑफ टेक ऑफ करेंगे, उसके बाद आप पूरा एक सर्कल काट के दोबारा बाकी आने वाले एयरक्राफ्ट जो हैं उनमें लाइन अप होंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे और लैंड करेंगे, विच मीन्स योर फ्लाइट इज डिलेड बाय, हो सकता है कुछ मिनटों से लेके काफी मिनट्स तक आपकी फ्लाइट जो है वो डिले हो जाए। हो सकता है आपको आपकी डिजायर का रनवे मिलता है, क्या होता है। तो इसमें ये चीज होती है कि इट्स नॉट द बेस्ट थिंग, यू डोंट वांट टू डू और यू डोंट लाइक टू डू। सेकंड थिंग इज यू आर बर्निंग मोर फ्यूल। सम एयरलाइंस डू अकाउंटिंग। यूरोप के अंदर जो है लोग इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे कौन से पायलट्स, कौन से रूट्स जो है वो इकोनॉमिकली अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, उस हिसाब से उनके इंसेंटिव्स वगैरह डिसाइड भी होते हैं। However, ये सारी चीजें एयरलाइन डिपेंडेंट और कल्चर डिपेंडेंट भी हो जाती है। तो another thing is कि अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, आपको पता है, आपने ये बहुत ज्यादा इस रूट पे फ्लाई करते हैं, यू नो द टेरेन वेरी वेल, तो you get certain amount of confidence। तो इन सारी बातों का करने का मकसद सिर्फ गो अराउंड को डिस्कस करना है, हमारे इवेंट के पायलट्स की कैपेबिलिटी को डिस्कस करना नहीं है। क्या क्या चीजें गो अराउंड के अंदर होती है, और गो अराउंड के भी पूरी उसकी ट्रेनिंग है। ये पायलट्स के लिए बड़ा कंपल्सरी पार्ट है कि वो सेफ्टी फर्स्ट को मद्देनजर रखते हैं। फिर इट्स नॉट ओनली 1 पायलट, 2 पायलट्स हैं, एक फ्लाई कर रहा है, उसका अगर डिसीजन गलत होता है तो पायलट मॉनिटरिंग है, वो कॉल करता है, करेक्टिव एक्शन देता है। दोनों को अगर नहीं पता लगा तो एयरप्लेन के अंदर जो है चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट को फॉलो करना है। चेकलिस्ट को अगर आप मिस कर जाते हैं तो फिर प्लेन के अंदर जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो आपको बताते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, बट गो अराउंड करना है या नहीं करना अल्टीमेटली ये डिसीजन ऑफ पायलट फ्लाइंग है। जो इनिशियल डिसीजन आएगा दैट इज फ्रॉम द पायलट फ्लाइंग, और पायलट मॉनिटरिंग कैन सजेस्ट कि ये सिचुएशन है। तो सिचुएशनल अवेयरनेस की अगर से बात हो तो ये है। और हमारे केस में ये हुआ है कि एक दफा टच डाउन करने के बाद गो अराउंड किया गया, अटेम्प्ट की गई, इंजन्स फेल थे, और दूसरी दफा ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। हमारे इंसिडेंट्स में ये है कि अगर गो अराउंड
था तो वो किस टाइम इनिशिएट किया गया? क्या वो टचडाउन के बाद इनिशिएट हुआ? क्या वो गो अराउंड करने के बाद कॉल की गई? क्या वो बहुत पहले इनिशिएट किया गया लेकिन टेक्निकल रीजंस की वजह से प्लेन वाज़न्ट एबल टू डू दैट? प्लेन कॉन्फ़िगर ही नहीं हो पाया गो अराउंड के लिए क्योंकि उसमें कुछ एक्शंस चाहिए। तो जब हमारे इंजन स्क्रैप हो गए तो इसमें बड़ा ही क्लियर एविडेंस है कि वी वर वेरी मच आउट ऑफ ऑप्शंस और लिमिटेड ऑप्शंस बचे थे वहां से ऑनवर्ड। और ये बात भी अभी तक की डिस्कशन में ये बात भी आ रही है कि दोनों दफा हम बेली लैंडिंग के लिए रेडी नहीं थे, ऑन ग्राउंड हम रेडी नहीं थे। देखिए जी, फर्स्ट टाइम तो मुझे तो लगा ही नहीं कि जो कन्वर्सेशन है उसमें कहीं पे नहीं बताया गया कि आप बेली लैंडिंग करने जा रहे हैं। फर्स्ट कन्वर्सेशन में ये है ही नहीं और कोई रीजन भी नहीं है ये प्रिज्यूम करने के लिए कि जी आप बेली लैंडिंग करने आ रहे हैं और वो मिस हो गई और हमें रेडी होना चाहिए, बिकॉज देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी, नो इंडिकेशन ऑन फॉर अ बेली लैंडिंग। सेकंड टाइम पे भी आप देखें तो पायलट्स जो है उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया दैट दे आर गोइंग फॉर अ बेली लैंडिंग और व्हाटएवर। ATC wanted to ask, ATC ने पूछा आर यू गोइंग फॉर अ बेली लैंडिंग अगेन, शायद उन्होंने वर्ड यूज किया या नहीं किया लेकिन उनकी टोन यही थी कि आप दोबारा बेली लैंडिंग ट्राई करेंगे। मे बी ATC ने ये देख लिया था फ्रॉम द टावर कि मेरी रनवे के ऊपर प्लेन जो है वो स्क्रैप हुआ है, उसके इंजन स्क्रैप हुआ है। और ये बड़ा ही स्ट्रेंज सी सिचुएशन है जो इंजन स्क्रैपिंग वाली है कि उस पे टेल स्ट्राइक नहीं है। टेल स्ट्राइक जो है वो एक बड़ी ज्यादा अकरिंग वाली चीज है इंजन स्क्रैपिंग की निस्बत। उसमें ये होता है कि आप अटेम्प्ट कर रहे थे गो अराउंड की या आप यू वर विद लेसर वेलोसिटी एंड देन यू ट्राई टू टेक ऑफ, आप VR से पहले ही रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, नोज राइज करने की कोशिश कर रहे थे और प्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था लेकिन उसका एंगल जो है वो बहुत स्टीप हो गया जिस वजह से आपकी टेल स्ट्राइक हुई। तो ऐसा कोई एविडेंस टेल स्ट्राइक का रनवे पे नहीं नजर आया या अभी ऑब्जर्व शायद ना हुआ हो, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है कि वो नहीं है। विच मीन्स कि जब ये सारा इवेंट हो रहा है तो स्टिल पायलट्स कोई वो नहीं कर रहे, जल्दबाजी में कोई उसको योग को नहीं पुल अप नहीं कर रहे, वो still they are trying or it's still in under their control and they were not lost short of power, मतलब अभी नहीं लग रहे जो initially, otherwise there could be a chance कि जिस तरह प्लेन के लास्ट मोमेंट्स पे आपको नजर आता है कि प्लेन बहुत ज्यादा नोज पिच अप है और वो इस तरह से नीचे जा रहा है, बेसिकली इट इज ऑलमोस्ट इन अ स्टॉल कंडीशन। उनका जो है वो अल्फा 1 के पास उसका एंगल ऑफ अटैक गया हुआ है जहां पे वो स्टॉल हो रहा है और ही कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स नाउ, तो इट वाज डेस्टिन्ड टू क्रैश एट दैट मोमेंट। ये चीज आपको जो फर्स्ट लैंडिंग अटेम्प्ट है वहां पे ये चीज नहीं फील हुई, विच मीन्स के इंजन लॉस ऑफ थ्रस्ट आपके पास स्क्रैपिंग के बाद हुई। स्क्रैपिंग से हुई या नहीं हुई वो एक अदर स्टोरी बनेगी। उस पिक्चर में आई एम नॉट श्योर, लेकिन उस पिक्चर में कोई जो है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन जिस तरह हो जाती है टर्बाइन्स की, अगर वो बहुत हाई स्पीड पे रोटेट होते हुए निकल जाए तो आपको फिजिकली वो चीज नजर भी आ जाती है कि आउट ऑफ केसिंग चली जाए। जनरली इंजन डिजाइन होते हैं कि विद इन केसिंग मेंटेन रहें, तो स्क्रैपिंग से इंजन बंद हुआ या नहीं हुआ ये अभी इनकंक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। ठीक, कौन सा डाटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से इन्वेस्टिगेशन के बाद? हम जी इन्वेस्टिगेशन ये जब स्टार्ट हो या जब ये कंक्लूड हो, रादर कंक्लूजन पे जो इसकी फ्लाइट डेटा है उसको एटलीस्ट जरूर शेयर किया जाए और उसके साथ ये रिपोर्ट को कोरिलेट किया जाए कि ये जी एक्चुअल डेटा एयरबस ने हमें एक्वायर करके दिया और इसके अगेंस्ट ये हमारी फाइंडिंग्स या ये हमारी कंक्लूजन है, उनको सपोर्ट करने के लिए ये हमारे पास जो है डेटा है। आमतौर पे ये किया जाता है या एटलीस्ट मीडिया परसेप्शन ये है कि चूंकि पायलट अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह के हादसात में शहीद हो जाते हैं,
आमतौर पे मीडिया में या पब्लिक परसेप्शन ये है कि जी गलती पायलट पे डाल दी जाती है। आपके साथ जो मेरी गुफ्तगू हो रही थी उसमें आपका ऐसा ख्याल नहीं था? बिल्कुल जी, ये क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इवेंट्स और चेन ऑफ इवेंट जा रही होती है जो कि फैटल क्रैश तक पहुंचती है। तो ये सिंपल क्या देना कि जी पायलट फॉल्ट था, बिकॉज दिस इज इजी टू से, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो बंदा तो नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो हम मलबा उस पर डाल दें और अपने आप को हम क्लियर कर लें और एवरीथिंग गोज बैक नॉर्मल टुमारो हो जाता है। ये असूलन नहीं होना चाहिए। जब तक आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, वी कैन नॉट पॉइंट आउट और से कि ये फॉल्ट जो है ये पायलट की वजह से हो गया, या उनके ये एक तो पायलट एक नहीं है, मल्टीपल आपके पास 2 पायलट्स हैं। फिर अगर पायलट्स फॉल्ट करते हैं, जस्ट इन केस अज्यूम के पायलट्स ने कोई चीज गलत की, तो व्हाई डिड एयरलाइन लेट दैट हैपन? अगर उन्होंने गलती की, गलती में और जानबूझ के करने में फर्क है। गलती से कोई चीज हो जाने के लिए हमें चेकलिस्ट या हमें अपने प्रोसीजर्स को चेक करना पड़ता है। अगर पायलट्स कुछ डिसीजन कर रहे हैं तो वो क्यों ऐसे डिसीजन कर रहे हैं? क्या हमारी एयरलाइन में ऐसी पॉलिसीज तो नहीं? मैं इमेजिनरी सिनेरियो आपको बताने लगा हूं, ये इस इवेंट से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। फॉर इंस्टेंस पायलट्स जो हैं वो कुछ डिसीजंस करते हैं कि वो ट्रेनिंग उनकी जो है इमरजेंसी के लिए वो प्रिपेयर नहीं है, तो ये खाली पायलट की गलती नहीं है कि वो इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर नहीं था। इसमें एविएशन और कंट्री के एविएशन इदारे भी उतने रिस्पॉन्सिबल है। वो इसलिए कि उन्होंने इंश्योर क्यों नहीं करवाया कि उसके रिफ्रेशर कोर्स क्यों नहीं हो रहे, उसको सिमुलेटर पे ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही, ये चीजें जो है वो क्यों नहीं हो रही। पायलट जो है अगर वो कहीं मिस्टेक करता है रहा है पास्ट में, तो आपके पास उसका क्या चेक एंड बैलेंस है? पायलट मॉनिटरिंग ने कभी कोई चीज रिपोर्ट की? इस तरह के मेजर्स एयरलाइनों में होते हैं ताकि आपके पायलट्स फॉल्ट से बचे रहें, क्योंकि पायलट इज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोन टू एरर, टू मेक मिस्टेक्स। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, और ना ये ऐसा है कि एक स्विच गलत हो गया, एक सिंगल डिसीजन आपका गलत हो गया तो कई 100 लोग मर जाएं। एविएशन इंडस्ट्री इज नॉट लाइक दैट। आपके पास क्रॉस चेक होते हैं और मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेफ्टी होती हैं। तो एक एक्सीडेंट को होने के लिए मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है ब्रीच होती है, तो फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इस पे आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए और जरा ये भी डिस्कस कर लीजिए कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे अपनी एविएशन को ज्यादा सेफ कर सकते हैं। बिल्कुल जी, इसमें यह है कि जो हमारी एयरलाइंस या एविएशन इंडस्ट्री है, इसको ये बहुत सीरियसली इसको टेक केयर से चलाना चाहिए फ्यूचर में, और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल अनबाइस्ड हो के करवानी चाहिए। हम कोई ब्लेम गेम या किसी को या कोई इससे आप वो नहीं निकालना चाह रहे कि हमारा कंक्लूजन ये था उसकी गलती थी या उसका फॉल्ट था या टेक्निकल टीम ये थी। हमारा प्राइमरी जो इससे टारगेट है वो ये है कि फ्यूचर में ये इवेंट ना हो, फ्यूचर में सेम इवेंट ना हो। बिल्कुल इसकी अनबायस्ड इंक्वायरी हो, इंक्वायरी रिपोर्ट को आप पब्लिक करें और उसकी जो लर्निंग है वो दुनिया के साथ शेयर करें। अगर फॉल्ट है तो फॉल्ट हो जाता है, उसको टेक केयर करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो पूरी दुनिया के साथ शेयर करें। हजारों A320 फ्लाई कर रहे हैं, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो हम जो बेचारे 100 लोग फौत हो गए या वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन क्या हम इसकी इन्वेस्टिगेशन से फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स अवॉइड कर सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हम कहें जी फलाने की गलती थी या ये टेक्निकल चीज आपकी खराब थी या ये सिर्फ हो गया और ब्लेम करके या इसका चैप्टर क्लोज कर देंगे, उसका एडवांटेज किसी को नहीं है। तो एडवांटेज तब ही है अगर इसकी कोई आप अनबायस्ड इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो दुनिया के साथ शेयर करें विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको करेक्टिव एक्शन उसके अगेंस्ट करें ताकि ये दोबारा ना हो। फॉर इंस्टेंस
एयरबस के कुछ गालबन हीथ्रो में किसी तरह का इशू हुआ था कि लैंडिंग में एयरक्राफ्ट आ रहा था, पायलट्स ने फुल उसको थ्रस्ट से इंजन से थ्रस्ट रिक्वायर की, कुछ नहीं हुआ, फ्यूल उसमें फ्रीज हो गया हुआ था फ्यूल फिल्टर्स के अंदर, और उसकी इंक्वायरी से रिजल्ट ये हुआ कि वो इवेंट तो हो गया लेकिन जो फ्यूचर में जितने एयरक्राफ्ट बने तो उनमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की। और अवाम को भी चाहिए कि स्पेकुलेशन थोड़ी कम, कंक्लूजन कम, वेट करें इंक्वायरी, अनबायस्ड इंक्वायरी का, और उसे एक्सेप्ट करें। हमारी जो पब्लिक है, हमें ये एक आदत पड़ चुकी है कि अगर पाकिस्तान एयरलाइंस है या पाकिस्तान रेलवेज है या समथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान गवर्नमेंट है या पाकिस्तान है, कुछ इवेंट हो सही तो हम उस पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन जिंदगी की निकालना शुरू कर देते हैं। डोंट डू दैट, क्योंकि वो भी लोग हैं, वो भी एम्प्लॉइज हैं, वो भी आप ही की तरह लोग हैं, वो हम ही लोग हैं। तो ये तमाम इदारे अगर प्रॉब्लम में है तो ये हम लोग वो लोग हैं जो इस सब को प्रॉब्लम में ला रहे हैं। कोई वो अपने घरों से सिर्फ प्रॉब्लम नहीं ले आए थे, ये हमारे एटीट्यूड के प्रॉब्लम है, और हम सबको ये अपने एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। और दो चीजें जो हम इस पूरी गुफ्तगू में जिस पे एम्फेसाइज करना चाहेंगे, एक तो ये है कि अभी तक का जो डाटा अवेलेबल है हम उसकी बुनियाद पे ये एनालाइज तो कर सकते हैं कि क्या क्या ये स्पेकुलेट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल जी, हम सिर्फ ये सर्टेन एविडेंस देख के बता सकते हैं कि ये इवेंट हुआ, क्यों हुआ ये हमें नहीं पता। कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम इस पे नहीं देख सकते, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन इवेंट्स क्या क्या हुए वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि plane came in, it was high, there was a master caution, go around हुआ, काफी लेट लग रहा है लेकिन स्क्रैपिंग हुई, पहले होना चाहिए था go around, या पता नहीं हुआ और उसके रिजल्ट में स्क्रैपिंग हुई, और उसके बाद इंजन फेलियर की वजह से सेकंड अटेम्प्ट ऑफ लैंडिंग में एयरक्राफ्ट हमने लूज किया। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। और दो चीजें जिन पे हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं, एक तो ये कि जो अवेलेबल डाटा है उसकी बुनियाद पे हम कोई मेजर कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते, और हमें ये करना भी नहीं चाहिए। हमें इंतजार करना चाहिए ऑफिशियल रिपोर्ट का, और उसकी बुनियाद पे फिर ये डिसाइड हो सकता है कि हम क्या करें। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर गवर्नमेंट अनबायस्ड इंक्वायरी कराए और उसको पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आए तो फिर हमें उसकी बुनियाद पे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। आपने ये पूरी गुफ्तगू सुनी, अगर इस हवाले से आपके पास कोई फीडबैक है, कोई कमेंट्स हैं, या इस पूरी गुफ्तगू में आप कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।